नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। साथियों, आज के सेशन में हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में देखेंगे, टीचिंग मेथड्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से पेपर में हर बार प्रश्न पूछा गया है। यह वह समस्या समाधान विधि हो गई, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। इसके कितने स्टेप होते हैं, आगमन विधि क्या होती है, इसके तर्क क्या होते हैं, निगमन विधि क्या होती है, उसके बाद निगमन के बाद समस्या समाधान विधि क्या हो गई, समस्या समाधान की विधि के बाद प्रोजेक्ट विधि क्या हो गई, प्रत्यक्ष विधि क्या हो गई, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, उसके बाद खंडिंग क्या होता है, अनुक्रम विधि क्या होती है, व्याख्यान विधि क्या होती है, चंकिंग क्या होता है। ये सब नए शब्द हैं। यहाँ पिछली बार पेपर में हर बार प्रश्न पूछा गया था, तो यह एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। आप लोग अच्छे सेशन को देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षण की विधियाँ यानी टीचिंग मेथड। तो समस्या समाधान विधि क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक ही हिंट दिया जाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें टीचर लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दे देते हैं और उसका समाधान बच्चों को करना रहता है। खुद समाधान बच्चे उसका खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक ही हिंट दिया जाता है। इसके कितने स्टेप होते हैं समस्या समाधान विधि के, तो इसके 4 स्टेप 5 स्टेप में बांटा गया है। समस्या को चुनना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समस्या को चुनेंगे, कैसी समस्या आई है, इस समस्या के बारे में कारण जानेंगे कि समस्या क्यों आई है, उसका क्या कारण है समस्या आने का। जब समस्या का कारण हमको पता चल जाएगा, फिर समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी समस्या से संबंधित, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। जब हम लोग समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। जब उसका समाधान निकल जाएगा तो हम लोग समाधान का व्यवहारिक प्रयोग अपने जीवन में करने लगेंगे। तो इससे बच्चों में क्या होगा, ज्ञान विकसित होता है। तो बच्चों को हमें प्रॉब्लम देते हैं और उसको बच्चे खुद ही खोज करके उसका समस्या को सॉल्व करेंगे और उससे उनको जो ज्ञान प्राप्त होगा उसके माध्यम से अपने जीवन में उस ज्ञान को उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगमन विधि क्या होती है, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि और निगमन विधि हर बार पेपर में है। यहाँ से आपको चाहे CDP हो गया, चाहे EBS हो गया, पेडागॉजी में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आगमन विधि जो होती है, इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि होती है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। या शिक्षण विधि जो होती है छात्र केंद्रित विधि होती है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। तो आगमन विधि क्या होती है, इसमें विधि में सीधे बच्चों के अनुभव, उदाहरण, प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। या शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि मानी गई है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए सबसे पहले उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। यानी बच्चों को आप लोग कोई भी पढ़ाएंगे तो पढ़ाने से पहले उदाहरण से हमको उसको नियम की ओर ले जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे। यानी बच्चे को जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का उपयोग करके उसको अज्ञान की, जो जिसका ज्ञान नहीं होगा उसकी ओर ले जाएंगे, अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चों को जो चीज़ें पता होंगी उसके माध्यम से उसको अमूर्त की ओर ले जाएंगे, जिसके बारे में उसे नहीं पता होगा या उसने देखा नहीं होगा। तो मूर्त से देखी हुई चीज़ों से अमूर्त की ओर ले जाएंगे, जिससे उसे पता नहीं होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगमन विधि जो होती है, इस विधि में सीधे अनुभव उदाहरण का प्रयोग करके अध्ययन निकाले जाते हैं। या शिक्षण विधि जो होती है छात्र केंद्रित विधि होती है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है। इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर जाए जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगली विधि है निगमन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं। तो निगमन विधि, जिसको हम लोग डायरेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, इस विधि में सर्वप्रथम हम लोग विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान देते हैं। जब नियम के ज्ञान के पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं। मान लीजिए बच्चों को आप लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में बदमाश पढ़ाना है, तो बदमाश में सबसे पहले इसमें हम लोग बदमाश के नियम के बारे में बताएंगे। जब बदमाश का नियम बच्चों को बता दिया जाएगा तो उसके पश्चात हम लोग उदाहरण देकर बदमाश के नियम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, नियम के बाद उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है।
इस विधि में सबसे पहले प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। तो इस विधि में हम लोग सबसे पहले प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, सूत्र से स्थूल की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। जैसे मैथ आदि पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग नियम बताते हैं, उसके बाद मैथ पढ़ाते हैं। ठीक। समस्या समाधान विधि क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सलूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। जो समस्या समाधान विधि जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसको बोलते हैं। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सलूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। इसी को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, यानी प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन थे? किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है या बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रोजेक्ट विधि जो होती है इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है या बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी जो होते हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसको हम लोग प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है। प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकें। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण विधि क्या होती है? तो इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन एवं समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। तो इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन एवं समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। इस विधि को विश्लेषण या एनालिसिस मेथड बोलते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, इसमें हम लोग समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन एवं समीक्षा करते हुए उनका हल निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संश्लेषण विधि क्या होती है? तो संश्लेषण विधि, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि जो होती है वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। तो संश्लेषण विधि जो होती है, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो होता है प्राय ज्यामिति या जियोमेट्री में किया जाता है, जैसे शेप आदि के बारे में जानना हो। अनुकरण विधि क्या होता है? तो इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। तो इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखते हैं। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। तो अनुकरण विधि जो होती है, विधि में जो होता है बालक अनुकरण करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में वो अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखते हैं। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सबसे गुण माना जाता है। अगली विधि है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। तो व्याख्यान विधि किसी तत्व विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि में किसी तत्व विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। तो व्याख्यान विधि में किसी तत्व विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है।
इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान जो है शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। तो व्याख्यान विधि में किसी तत्व विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षा विधि मानी जाती है। इस शिक्षक केंद्रित शिक्षा विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर मेमोरी का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षा विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंकिंग या खंडीकरण क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पिछली बार पेपर में पूछा गया था, नया वर्ड देखा गया था, कोई समझ नहीं पाए थे, सबका प्रश्न गलत हुआ था। चंकिंग या खंडीकरण, तो यह क्या होता है? इसमें जो होता है बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना। तो मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर है, जैसे 1 से लीजिए सोई संख्या है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको बच्चों को याद कराना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को 4-4 के उसमें बांट देंगे। जैसे 1 से 4 तक पहले याद दिलाएंगे, फिर 5 से 8 तक, अंतिम 2 संख्या फिर ऐसे याद दिलाएंगे। समूह में बांट कर याद दिलाएंगे, बच्चे आसानी से याद कर लेंगे। इसी को चंकिंग या खंडीकरण कहते हैं, टुकड़ों में तोड़ना। तो इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना। पिछली बार पेपर में प्रश्न कैसे बन सकता है? पेपर में प्रश्न बन सकता है कि कोई बच्चा है, उसको मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना है। तो क्या होगा? चंकिंग या खंडीकरण होगा। ठीक। व्याकरण या अनुवाद विधि क्या होती है? तो सब पहले व्याकरण सिखाते हैं, फिर भाषा शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि पढ़ते हैं। उसमें लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। तो व्याकरण अनुवाद इसमें पहले व्याकरण सिखाते हैं, फिर भाषा या शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि पढ़ाते हैं। इसमें लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। प्राकृतिक विधि क्या होती है? तो इसमें भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अर्थात व्याकरण पक्ष की ज़रूरत नहीं होती। हम दूसरी भाषा वैसे ही सीखते हैं जैसे मातृभाषा सीखते हैं। तो इसमें भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अर्थात व्याकरण पक्ष की ज़रूरत नहीं होती। हम दूसरी भाषा वैसे ही सीखते हैं जैसे मातृभाषा सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? तो रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। छोटे बच्चों को कविता से व्याकरण बताते हैं। तो रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, छोटे बच्चों को कविता से व्याकरण पढ़ाते हैं या बताते हैं। उड़ी पतंग, जैसे मटक मटक कविता है ना, जिसको बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या है, अप्रत्यक्ष विधि क्या है, खंडिंग क्या है, प्राकृतिक विधि क्या है। तो सारी विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।